इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अश्वनी राणा अर्थशास्त्री हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2025 का बजट आखिर कैसा होगा विकसित भारत का। बीएन झा साहब, डिफेंस के मामले की बात तो मैं करूंगा, लेकिन अगर पूरे देश की तस्वीर को देखा जाए, देश के विकास के कैनवस को अगर समझा जाए तो क्या कहेंगे? काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे युग में हम रह रहे हैं जबकि देश का लगभग सर्वांगीण विकास हो रहा है। एक तरफ चूंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको कि पिछले 10 साल 11 साल में डिफेंस के लिए जितना कुछ किया गया है, शायद पिछले 30 या 40 साल में भी इतना नहीं किया गया होगा। जब 2013-14 में हमने डिफेंस को जब देखा था, तो डिफेंस काफ़ी सख्ते में थी। आर्मी के पास तब भी वही, आपको पता होगा, जब गलवान छिड़ा था तब भी आर्मी के पास में वही इंसास राइफल्स थे, एसएलआर राइफल्स थे। तो आर्मी उससे कैसे लड़ती? तो इस कदर पे आर्मी परेशान थी। एयरफोर्स के पास में जो आधुनिकीकरण, जो मॉडर्नाइजेशन है, वो बिल्कुल नहीं था। नेवी तो और भी चौपट कर दिया गया था, क्योंकि एक ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी लगभग डीकमीशनिंग के कगार पे था। और दूसरा कहीं भी आसपास में होराइजन पे नहीं था, क्योंकि बता रही थी कि जो एस्केलेशन कॉस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर गुस्नव का हुआ था वो इतना ज़्यादा था कि सरकार उसको खरीद नहीं सकती थी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी सरकार को कि उन्होंने उस समय में वो सब कुछ किया। ऑफ कोर्स डिफेंस जो हमारे चीफ थे, उनके रिकमेंडेशंस पे कि देश के ऊपर में आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस समय में अगर आक्रमण किसी ने कर दिया होता तो हम बहुत ही बुरे हाल में होते। हम जानते हैं कि 1962 में भी देश प्रिपेयर्ड नहीं थी। यहाँ की सरकार जो थी वो हमारे सेना के साथ में खड़ी नहीं थी। फिर भी हमारी सेना ने बलिदान देके लड़ाई जो थी उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया था। तो वो मानसिकता है, वो आइडियोलॉजी है। लेकिन जो वास्तविकता ये है कि अगर डिफेंस आपके प्रिपेयर्ड रहे, डिफेंस सर्विस आपकी अगर तैयार रहे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आपके ऊपर में कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। और वही पिछले लगभग 10 साल में हुआ है कि आर्मी आज के दिनों में एब्सोल्युटली मॉडर्नाइज्ड है। इनके पास में वो बंदूकें हैं, तोप हैं, टैंक हैं, ड्रोन्स हैं। जो 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 एक माउंटेन स्ट्राइक फोर्स के लिए आर्मी कितने दशक से लगभग वो परेशान थी कि सरकार क्यों नहीं दे रही है। हमारे पास में आज के दिन में वो माउंटेन स्ट्राइक फोर्स है। यही चीज़ एयरफोर्स का भी है। एयरफोर्स में हमारे पास में आज के दिन में जो रफाल आया था वो उन्हीं दिनों में आया था जबकि ये एस्केलेशन चल रहा था गलवान का। तो एक बहुत बड़ी ताकत थी वो। और आज के दिन में तो जो एक मॉडर्नाइजेशन प्लान में जो आत्मनिर्भरता प्लान दिया गया है वो तो अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। क्योंकि अब आज के दिन में हमारे पास में फाइटर एयरक्राफ्ट एलसीए है, हमारे पास में लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है रुद्र है, हमारे पास में एयरफोर्स को देने के लिए बहुत कुछ है। और जो जो नेवी का तो है, हमारे पास में कैप्टन साहब हैं, वो बताएंगे आपको कि नेवी का कितना सारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है। उसके पास तो अभी हमारे पास में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अभी पिछले लगभग 8 साल में, 7 साल में 7 या 8 जो मेजर सबमरीन हैं वो इंडक्ट हुए हैं। 2-2 न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट हुए हैं। तो नेवी के पास आज के दिन में एक स्वप्न जो लोग है, स्वप्न जो दृष्टि है, वो चीज आ गई है। और इसके चलते कि हमारा जो जो आर्म फोर्सेस है आज के दिन में बिल्कुल सशक्त है। ये तो बिल्कुल सशक्त है। और ये उम्मीद भी की जा रही है कि शायद इस बार 10% बजट डिफेंस का फिर से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द तमाम खतरे के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान साजिशें रच रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर इन साजिशों में चल भी रहा है। अश्वनी राणा में इस मौजूद हैं। अश्वनी राणा साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी देश के बजट के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए आर्थिक स्थिति बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम तरह की चर्चा करूंगा कि क्या रिबेट मिल सकती है, सरकार किस तरह की घोषणा आम आदमी के लिए कर सकती है, क्या कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसमें जीएसटी कम की जा सकती है। लेकिन पहले अर्थ के तौर पर, देश की आर्थिक स्थिति के तौर पर, या यूं कहें कि नफे नुकसान के तौर पर कैसी लकीर खींचते हैं आप?
देखिए, अभी सरकार जो है वो एक अच्छे उसमें है कि भाई हमारी जो पोजीशन है वो अच्छी है, जीडीपी अच्छी है, इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे आपने कहा वैसे ही बाकी चीज़ों के ऊपर भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि भाई पैसा है, लेकिन पैसा जो है वो ठीक तरह से उसका जो बजट है, उसका यूटिलाइज़ेशन हो जाए सभी सेक्टर्स के लिए। सभी की एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कि जो पिछले बार बजट में मान लो छूट गए। लेकिन अगर हम कहें कि थोड़ा-थोड़ा सबको दे दें, और पिछली बार का तो ये रहा कि अगस्त में बजट आया और उसमें जो है समय सरकार के पास जो-जो उन्होंने घोषणाएँ की, वो पूरा करने के लिए भी कम था। तो इसलिए सरकार को जो बजट के लिए पर्टिकुलर रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने एक किया कि न्यू टैक्स रिजीम ले आए कि भाई आप जितना कमाइए सरलता से आप टैक्स दे दीजिए। लेकिन वो अच्छा है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इस देश की एक परंपरा रही है कि निवेश की और बचत की, उसको जो है कुछ धक्का लग रहा है। कारण क्या है कि लोग टैक्स पे करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और बैंकों में भी जहां पर डिपॉजिट ग्रोथ होना चाहिए, जो कि बैंकिंग के लिए जरूरत है, वो ग्रोथ भी उसके अंदर डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर कमी है। रिजर्व बैंक बार बार कह चुका है कि हम फाइनेंस आपका एग्रेसिव है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है। अब उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि बैंकों में जो डिपॉजिट है और जो लोग जमा कराते हैं वो सिक्योर्ड फील करें। तो जो 5 लाख की आपने पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड की है उसको बढ़ाइए, या उसकी जगह कोई इंश्योरेंस स्कीम लाइए ताकि वो फील कर सके और पैसा और जो है डिपॉजिट कर सके। फिर जो लोग जमा करते हैं उसके ऊपर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर फिर टैक्स लग जाता है। तो उसको भी कुछ रिबेट देने की जरूरत है कि भाई उसके ऊपर टैक्स ना लगे, कम से कम वो जो कमाई कर रहे हैं, और पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये जो रेवेन्यू जनरेशन है, जो फंड्स की जो है जो जरूरत है, वो बैंकिंग से हो सकती है, टैक्स की हो सकती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अगर बाहर से जो है लोन लेकर और डेट लेकर देश के ऊपर जो है सारी योजनाएं लागू करेंगे, तो तो इससे इससे अल्टीमेटली बड़ा वो नुकसान होता है। असल में पिछली बार अश्वनी साहब, पिछली बार दो बड़े बदलाव हुए थे, दो बड़े ऐलान किए गए थे। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गई थी और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। अब ये उम्मीद की जा रही है, लगातार इस तरह की चर्चा चल रही है कि 10 से 15 लाख रुपए, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में छूट दे सकती है सरकार। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो जो कम से कम उनके हाथ में कुछ पैसा बचेगा तो वो बाजार में पैसा डालेंगे, उनकी स्थिति बेहतर दिखाई देगी। क्या ऐसे संकेत मिलते हैं? नहीं मिलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या है कि भाई इस बार रिफॉर्म्स कुछ टैक्स के अंदर सरकार जो है बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी में है, लेकिन वो सारे रिफॉर्म्स इस बजट में लाएगी नहीं लाएगी उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है। और मिडिल क्लास को पर्टिकुलर आपने जैसे कहा उनके हाथ में पैसा देने की जरूरत है, ताकि वो पैसे को जो है वो खर्च करेंगे। जो खर्च होगा तो ही मार्केट में इनफ्लो होगा। लेकिन टैक्स का रेवेन्यू, टैक्स जनरेशन जो है वो भी बढ़ने के, उसके लिए क्या है कि भाई और जो लोग अभी आप देखें तो कितने बहुत कम जो लोग हैं वो रिटर्न भरते हैं या टैक्स देते हैं। या तो सरकार लिबरल हो जाए कि जितना मर्जी कमाइए आप इतना परसेंट, 5%, 10%, 15% दे दीजिए। तो कम उसके ऊपर फोकस सरकार को चाहिए, क्योंकि जो लोग पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे, तो इसलिए उसके ऊपर भी सरकार की नजर है। और सरकार वो सारी चीजें जो वॉच कर रही है कि तो वो जो कैश का फ्लो है उसको भी मैनेज करने के मूड में सरकार है कि भाई कैश को जो ट्रांजैक्शन कम करके और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, या ताकि सरकार को पता लगता रहे कि कहाँ कौन जो है पैसा खर्च कर रहा है, ताकि उसको भी उस टैक्स स्लैब के अंदर लाया जा सके। तो इसलिए अगर सिंप्लीफाइड टैक्स हो जाए और मैक्सिमम लोग टैक्स दें, तो मुझे लगता है कि देश की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, पैसा आएगा तो पैसा योजनाओं में भी लगेगा और लोगों को भी मिलेगा। लोगों को भी मिलेगा। झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे एक बार चर्चा करूंगा और उनसे समझने की भी कोशिश करूंगा। बीएन झा साहब, अगर देखा जाए कि एक तो मध्यम वर्गीय इस देश में और एक बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए खाने के लिए भी संकट है, जिसे ईडब्ल्यूएस भी कहा जाता है। इन अगर तीनों वर्गों को देखा जाए, बीच में कुछ और वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन अगर तीनों वर्गों को देखा जाए
तो इन तीनों वर्गों में से जो सबसे लोअर वर्ग है, सामाजिक सरोकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा हैं सरकार की। और अगर देखा जाए तो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है कि फ्रीबीज की घोषणाएं बहुत होने लगी हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो किसी भी राज्य में या देश की राजनीति में तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बड़ी आबादी है। और बड़ी आबादी होने के कारण सरकार की मजबूरी हो गई है कि इनके फ्रीबीज की योजनाएं, दक्षिण भारत में चलता था, अब ये ट्रेंड उत्तर भारत के साथ साथ तमाम राज्यों में भी निकल कर आ गया। अब चाहे आपको फ्री शिक्षा देने की बात हो, फ्री बिजली देने की बात हो, फ्री पानी देने की बात हो, फ्री अन्न देने की बात हो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं देने की बात हो, इसके साथ साथ और भी फ्रीबीज की तमाम सारी योजनाएं। अब सरकार के ऊपर दबाव देखिए कितना है। जितना डिफेंस का बजट है उससे ज्यादा सरकार सैलरी में खर्च कर रही है, और इसके अलावा अब फ्रीबीज की योजनाएं भी सरकार के लिए एक बड़ा संकट हो गया। अगर देश की 80 करोड़ आबादी को आप 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं फ्री दे रहे हैं, करीब 80,000 करोड़ के आसपास बजट बताते हैं, तो आप देखिए सरकार कितने दबाव में है। तो एक तरफ आपको सामाजिक सरोकार भी जिंदा रखना है, आपको आगे भी बढ़ना है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी करना है, और आपको नौकरियां भी निकालनी है। बड़ी डिफेंस से ज्यादा बजट नौकरियों में खर्च हो रहा हो, लेकिन आपको नौकरियां भी निकालनी है, क्योंकि रोजगार देने का वादा भी किया है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, कितना मुश्किल। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी आप बात कर रहे थे कि लोगों को इनकम टैक्स में कितनी छूट दी जा सकती है। देखिए, जो सरकार के पास में कॉफर है, जो जितनी वित्त है सरकार के पास, वो कहाँ से आती है? ऑब्वियसली टैक्सेस से आती है। चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, भला हो जीएसटी का कि आज के दिन में टैक्स जो है वो 1.25 करोड़ या 1.5 लाख करोड़ के आसपास में चला गया है, जो कि पहले हार्डली 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ ये हुआ करती थी। तो ये एक तरीका है। दूसरा, सरकार के पास में आज इसलिए भी पैसे हैं कि कम से कम केंद्रीय सरकार में करप्शन नहीं है। बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार करप्शन फ्री है, तो इसलिए जितने पैसे आते हैं उनके पास में वो कहीं न कहीं सदुपयोग होते हैं। लेकिन अभी जो आपने चर्चा छेड़ा कि ये जो फ्री बी का जो एक प्रथा चल पड़ा है, ये सरकार को ले डूबेगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती है। डेवलपमेंट प्लान और फ्री बी दोनों साथ नहीं चलेगी। या तो किसी भी सरकार को जो उस दिन में सत्ता में है, उनको ये सारे पब्लिक को कन्वे करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखिए ये दो चीजें साथ साथ नहीं जा सकती। हमने श्रीलंका वहां पे क्या हुआ है, और इस तरह की जो बजट प्लानिंग होती है वो नहीं जा सकती हैं। और इसीलिए मोदी जी ने जो इंडिया एट 75 में एक प्लेज लिया था कि एक न्यू इंडिया क्रिएट कीजिए जो स्ट्रांग हो, प्रॉस्परस हो और सबों को साथ में लेके चले। वो तो ठीक है। अब सबों को साथ में लेके चलने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आज के दिन में किसान सम्मान कितने पैसे लेके जाती है। इसी तरह के जो और भी जो कोरिलेटिव जो एक्सपेंडिचर हैं, जो कि पहले नहीं थी, जो कि सरकार की तरफ से एक वेलफेयर मेजर की तरफ में दिया जाता है, कितनी ज्यादा है। अब कोरोना के समय में हमने सरकार ने लोगों को फ्री जो राशन था वो दिया, तो समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे, खास करके जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, उनकी नौकरी चली गई थी, तो वो समझ में आता है। लेकिन आज के दिन में, और वो भी 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं। इसमें से कई लोग हमने सुना है कि बड़े अच्छे घर के, मतलब वो एक समझ लीजिए कि गांव में जो बड़े अच्छे माने जाते हैं, जिनके पास में सैकड़ों बीघा जमीन है, उनको भी आज के दिन में फ्री राशन मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रहा है। तो ये कहां तक जायज है? अब इन लोगों के पास में वो आत्मशक्ति नहीं है कि वो सरकार के कहे कि मैं नहीं चाहता हूं ये अनाज। ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो जब तक फ्री मिलता है सब लोग खाएंगे। अब वही फ्री बी का जो शासन है अभी दिल्ली में शुरू हुआ है। अभी सरकार ने भी पिछले चुनाव में किसी किसी स्टेट में जो गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी, वो गले का बोझ बना पड़ा है, उसको ऑबलाइज करना होगा। हम कर्नाटका में रहते हैं। कर्नाटका में यहाँ की सरकार ने जितनी सारी जो वादे किए थे, कहाँ चल रहा है? आज यहाँ की सरकार जो है बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हुई है। हमारे सड़क यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान लगभग खत्म हो चुकी है।
करप्शन आप जो सोचिए है ये वो दबाव में, सरकारें कितनी दबाव में, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, उसी बात का जिक्र अश्वनी राणा साहब भी कर रहे थे। अश्वनी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी हम बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के बजट की बारीकियों को समझे, मुझे लगता है कि शायद देश के लोगों को यह जानना भी जरूरी है, सरकार की अगर बारीकियों को समझें तो सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो ब्याज चुकाने में चला जाता है, और उसके बाद जो हिस्सा है, अगर इसको और सरल तरीके से समझाएं तो एक बार दर्शकों को बता दें कि ब्याज भुगतान में अगर आपकी कमाई, सरकार की कमाई 1 रुपए है तो 20 पैसे आपको ब्याज चुकाने में चला जाता है। 18 पैसे जो राज्य हैं उनकी टैक्स और जो ड्यूटी है उसके लिए चला जाता है। सेंटर्स जो स्कीम्स हैं उनके लिए 17 चला जाता है, 17 पैसे उसमें चले गए। फाइनेंस कमीशन और अन्य ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो 9 पैसे उसमें चले जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम्स है उसमें 9 पैसे चले गए, और 7 पैसे आपके 1 रुपए में सब्सिडी में चले गए, और 8 पैसे आपके डिफेंस में चले गए, अन्य खर्चों में 8 पैसे चले गए, और पेंशन में आपके 4 पैसे चले गए। क्या कहेंगे इस हिसाब किताब को लेकर अश्विनी साहब? नहीं, बिल्कुल क्या है कि जैसे अभी आपने कैप्टन साहब जो है वो भी बता रहे थे कि फ्री बीज आप दीजिए, जो वाकई जिनको जरूरतमंद है उनको। आप जनरलाइज मत कीजिए कि सबको मिलेगा, सभी महिलाओं को मिलेगा। उससे क्या होता है कि जो एक प्रवृत्ति है आगे बढ़ने की या कुछ कमाने की, वो भी जो है खत्म होती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है भाई, लोगों को एक बैंकों से आसान उस पे लोन दे रही है। आप सिर्फ लोन देकर आप उसको ऊपर नहीं उठा सकते। उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसने कुछ अपना उद्योग शुरू किया, उसने कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, नहीं की, वो भी मैकेनिज्म कोई आपका चाहिए कि आप उसको रिव्यू करो कि भाई इसको जो है इतना पैसा दिया गया, लेकिन क्या वो पैसा लेकर जो है सिर्फ खा गया या उसने उसका कुछ सदुपयोग किया। लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो लोगों की एक टेंडेंसी बन जाएगी, भाई हाँ पैसा है ले लीजिए और उसको वापस नहीं कीजिए। आफ्टर ऑल वो भी पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी और जो टैक्सेस का पैसा है उसको फ्री रेवड़ियों की तरह मत बांटिए। जिसको वाकई जरूरत है, वो सही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं तो उसका कोई वो नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है, मुझे लगता है उसके ऊपर डिबेट होती है, ये जाता है तो वो एकदम भड़क जाएंगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सक्लूड है टैक्स से। और एग्रीकल्चर में जो वो इनकम जनरेट करते हैं, चाहे उसको फाइबर फैब्रिकेटेड करके करते हैं या कुछ करता है, बहुत ज्यादा इनकम उसमें वो अपनी जो है कन्वर्ट कर जाते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम जो वाकई जो किसान है, किसानी कर रहा है, उसको रिबेट देकर बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको क्यों नहीं हम उनको टैक्स के ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये ये आपने अश्वनी जी बड़ी बात कही है। और मुझे लगता है कि जब भी आपदा आती है, और आपदा में जब लगता है कि फसल को नुकसान हो गया, तो तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग जिनमें केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको भी चेक पहुंचता है मुआवजे का। वो चेक 1200 रुपए का होता है, 1500 रुपए का होता है, 3000 रुपए का होगा। आपने अखबारों में भी सुना था कि अमिताभ बच्चन को भी मुआवजे का चेक पहुंचा था। तो ये दूसरी जो बड़ी बात आप कर रहे हैं कि किसान एक बड़ा सेक्टर है, और उसमें वो किसान जो कि 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, 4 एकड़ का, जो गरीब किसान है, जिसकी जमीन सिंचित नहीं है या फिर जिसकी जमीन असिंचित है, उसके लिए सरकार घोषणा करे। लेकिन वो किसान जो अपनी साल में आय 2 करोड़ बता रहा है, 5 करोड़ बता रहा है, 10 करोड़ बता रहा है, उस पर तो लगता है झां साहब टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक हद है जहाँ पे कि आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी सशक्त हैं टैक्स पे करने के लिए, टैक्स देखिए सब कोई देता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो तो सब कोई दे रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस में अगर किसी के पास में मान लीजिए 100 एकड़ ज़मीन है और उसकी अपनी जो खर्च है वो लिमिटेड है,
गाँव में आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि गाँव का जो वातावरण होता है वो शहर के वातावरण से थोड़ा-सा अलग होता है, परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग होती है। तो जो टैक्स देने के लायक हैं उसको तो अपने आप आगे आना चाहिए। आपको याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिनके पास में जो गैस सिलेंडर हैं, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो डोनेट कर दें तो हम उज्ज्वला स्कीम के अंदर में दूसरों को दे दें। कितने सारे लोगों ने वो चीज़ डोनेट कर दिया था कि हाँ, ठीक है हम अपना जो सब्सिडी है उसको छोड़ रहे हैं, हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं। इस तरह की आज के दिन में एक और मूवमेंट चाहिए जहाँ पे कि लोग टैक्स पे करने के लिए आगे में आए और फ्रीबी लेने से बचें। देखिए, हर औरतों को अगर आप सरकार अगर ₹2500 या ₹25,000 जो भी देना चाहती है, किस लिए? आखिर ये पैसे तो कहीं न कहीं से आ रहे हैं और जो आप उन औरतों को दे रहे हैं, बेशक आप उन औरतों का जीवन जो है वो थोड़ा-सा बेहतर बना लीजिएगा। आज के दिन में जो काम कर रही हैं, कल को वो काम नहीं करेंगी, उनको आराम मिलेगा, उनको रिलीफ़ मिलेगी। लेकिन देश कहाँ जा रहा है? आपने कहा था कि डिफेंस में क्या ये जो बजट है, इसमें वृद्धि होगी, कहाँ से पैसे आएँगे? जब इतने सारे फ्रीबी जा रहे हैं, लोगों से आपको पैसे आ नहीं रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं। आप यूथ ग्रुप को दे रहे हैं, आप महिलाओं को दे रहे और हैं, सबसे बड़ी आप बात है, किसान सबसे को बड़ी बात है कि 20 रुपए, एक रुपए में से 20 पैसे तो आपके ब्याज में ही जा रहे हैं, ब्याज चुकाने में जा रहे हैं। अश्वनी राणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस बजट में आप क्या देखते हैं, क्योंकि सरकार को रोजगार में भी बढ़ोतरी करनी है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर कि बहुत ज़्यादा फोकस सरकारों का है, चाहे वो सड़कों के जाल का हो, ट्रेन का हो, आवागमन का हो, एयरपोर्ट बनाने का हो, बड़े बड़े टनल्स बनाने का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ रियल सेक्टर है, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल है। आपको क्या लगता है कि इस बार चूंकि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, सरकार का ध्यान किन किन क्षेत्र में ज़्यादा होगा? देखिए, रियल एस्टेट जो है वो तो एक प्रायोरिटी सरकार की रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा। और जहां तक रोजगार की बात है, सरकार रोजगार जनरेट नहीं कर पा रही। हम कहते हैं अभी हम बैंकों की अगर देखें तो बैंकों में पिछले कुछ सालों में 2 लाख जो एम्प्लॉई हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन बिजनेस बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है और जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए उसके लिए स्टाफ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी जगह पर हम जो है टेक्नोलॉजी को लाकर और ह्यूमन रिसोर्स को खत्म कर रहे हैं, उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, आपने पिछली बार सरकार ने बजट में कहा कि हम इतने लाख लोगों को जो है स्किल करेंगे। अरे स्किल करोगे, लेकिन वो स्किल के बाद क्या वो लोग उस इंडस्ट्री में खपाने लायक हैं? वो इंडस्ट्री इतना बर्डन ले सकती है कि उनको खपाएगी? नहीं तो वो भी बेरोजगारों की लिस्ट में और बढ़ जाएंगे और सिरदर्द बनेगा। तो कुछ भी हम करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग चाहिए कि हम उनको स्किल कर रहे हैं, लेकिन स्किल करने के बाद कम से कम इतने % लोग जो है उस इंडस्ट्री में खपाए जा सकेंगे। लेकिन अगर नहीं ये है बड़ा सवाल तो है। वो बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का जो इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। देश के सामने वो क्या संकेत रहेंगी? तमाम टैक्स पेयर्स को इस बात की उम्मीद है कि उन्हें इस बार क्या राहत मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार क्या राहत दे सकती है, ऑटोमोबाइल में क्या राहत दे सकती है। तमाम सारी कंपनियां बहुत सारे सेक्टर से अलग अलग मांगे सरकार के सामने पहुंच चुकी है, लेकिन क्या सरकार उनको पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, या फिर कुछ हद तक सरकार रियायत देगी। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हर रोज हम बजट से जुड़े हुए कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते रहेंगे सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर